नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान ग्रुप में। यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं संविधान से जुड़े हुए कुछ MCQs में के बारे में जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता के बारे में दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। दूसरे भाग में क्या हुआ है, नागरिकता के बारे में दिया गया है। जो पहले भाग की बात करें तो यहाँ पे संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है, और तीसरे भाग की बात करें तो मौलिक अधिकारों के बारे में दिया गया है, और चौथे भाग की बात करें तो नीति निर्देशक तत्वों के बारे में दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर संघ और उसके राज्य क्षेत्र के जो बारे में दिया गया पहले भाग में, 1 से लेकर 4 अनुच्छेद के बीच में दिया हुआ, और जो दूसरा है आपका नागरिकता के बारे में, ये 5 से लेकर 11 अनुच्छेद के बीच में, और जो तीसरा है मौलिक अधिकार, ये 12 से 35 के बीच में है दिया हुआ है, और चौथा जो है नीति निर्देशक तत्व, ये 36 से 51 अनुच्छेद के बीच में दिया हुआ है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे संविधान के भाग की बात करें तो मूल संविधान में जो भाग थे, जो संविधान के भाग थे वो कुल थे 22, अनुच्छेदों की संख्या थी 395। तो इम्पोर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने निर्वाचन के बारे में संविधान के किस भाग में दिया हुआ है? देखिए, निर्वाचन के बारे में बात करें तो संविधान के 15वें भाग में निर्वाचन के बारे में दिया हुआ है, और निर्वाचन जो अपना हमारा है वो 324 अनुच्छेद से लेकर 329 अनुच्छेद के बीच में आता है। यहाँ पे 17वें भाग की बात करें तो 17वें भाग में राजभाषा के बारे में दिया हुआ है, आगे आता है आपका 343 से लेकर 351 अनुच्छेद के बीच में। और 16 नंबर की बात करें तो 16 नंबर आपके कुछ वर्गों के संबंध में दिया हुआ है, ये 330 से लेकर 342 अनुच्छेद के बीच में आता है। और 9 नंबर में 2 भाग हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहला है नगरपालिका जो है 243वें अनुच्छेद में दिया, और इसका दूसरा भाग है सहकारी समिति, ये भी 243वें अनुच्छेद में दिया हुआ है। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा संविधान के किस भाग में है? देखिए, राजभाषा की बात करें तो राजभाषा के बारे में अभी आपको बताएं कि 17वें भाग में क्या राजभाषा के बारे में दिया हुआ है, जो 343 से लेकर 351 अनुच्छेद के बीच में है। यहाँ पे 20वें भाग की बात कर रहे हैं तो संविधान संशोधन के बारे में दिया गया, जो 368 अनुच्छेद में दिया है। संविधान संशोधन के 3 तरीके होते हैं, ये भी याद रखिएगा। 6ठे भाग की बात करें तो राज्यों के बारे में दिया हुआ है। राज्यों के बारे में ये अनुच्छेद है 152 से लेकर 237। अब यहाँ पे 7वें भाग की बात करें तो पहले अनुसूची में उपलब्ध राज्यों के बारे में दिया हुआ है, जिसका अनुच्छेद है 238। तो इम्पोर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल के बारे में किस भाग में दिया हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, आपातकाल की बात कर रहे हैं तो 18वें भाग में दिया हुआ है। इसका जो आपातकाल का जो अनुच्छेद है वो 352 से लेके 360 अनुच्छेद के बीच में। अब देखिए, आपातकाल 3 तरह के होते हैं, एक होता है 352, एक होता है 356, और एक होता है आपका 360। 360 जो है आपका वित्तीय आपात के रूप में जाना जाता है। 356 जो होता है आपका क्या होते हैं कि ये राष्ट्रीय 356 जो होता है राष्ट्रपति शासन के रूप में जाना जाता है, और 352 जो होता है राष्ट्रीय आपात के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय आपात का मतलब जैसे कोई बाह्य आक्रमण हो जाए, कोई अंदरूनी प्रॉब्लम हो जाए, इस तरह की चीज़ों में राष्ट्रीय आपात दिया जाता है। और 356 जो होता है आपका राष्ट्रपति शासन किसी एक क्षेत्र में संविधान के फेल हो जाना या वहाँ कानून फेल हो जाने की वजह से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, और जबकि 360 वित्तीय आपात फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से लगाया जाता है। तो 3 तरह के आपातकाल के बारे में हम जानेंगे। तीसरा जो है मौलिक अधिकारों के बारे में दिया गया है, जो 12 से 35 अनुच्छेद के बीच में है। अब 15वें की बात करें तो निर्वाचन के बारे में दिया हुआ है, जो 324 से लेकर 329 अनुच्छेद के बीच में है। 21वें की बात करें तो विशेष उपबंध है, इसमें 369 से लेकर 392 के बारे में दिया हुआ है। तो सारी बातें आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, कई बार एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के 4थे भाग में क्या दिया हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, संविधान के 4थे भाग में आपका दिया हुआ है मूल कर्तव्य। क्या दिया हुआ है? मूल कर्तव्य। यहाँ पे संघ की बात करें तो 5वें भाग में, राज्य की बात करें तो 6ठे भाग में, ठीक है। मूल कर्तव्य 4थे भाग में, और नीति निर्देशक तत्व भी 4थे भाग में दिया हुआ है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर 2 एक 4थे का क है, ये 4था भाग है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, 12 से लेकर 35 के बीच में मौलिक अधिकार दिया। 5 से 11 की बात करें तो ध्यान रखिएगा आपका
ये नागरिकता के बारे में दिया हुआ है, जो दूसरे भाग की बात कर रहे हैं। और 343 से लेकर 351 की बात करें तो ये आपका राजभाषा है। क्या है? राजभाषा, भाषा। ठीक है। आइए इसका जो अनुच्छेद भाग की बात पूछ ले तो 17 नंबर भाग याद रखिए, 17वें पार्ट में राजभाषा के बारे में दिया गया है। और 245 से लेकर 263 की बात करें तो संघ और राज्यों के बीच के संबंधों के बारे में दिया हुआ है। आइए कौन से भाग में? 11 नंबर भाग में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक वाला भाग किस देश से लिया गया? तो ध्यान रखिएगा, आयरलैंड से नीति निर्देशक वाला भाग लिया गया। आयरलैंड की नीति निर्देशक की बात करें तो ध्यान रखिएगा 36 से लेके 51 अनुच्छेद के बीच में ये दिया हुआ है। आइए क्या करते हैं कि चौथे भाग में है, संविधान के चौथे भाग में। अब देखिए यहाँ पे कुछ और देश के नाम दिया गया जो जहाँ से हमारे संविधान में बहुत सारी चीज़ें ली गई। जैसे आप अमेरिका की बात कर ले तो अमेरिका में से हमें लिए गए मौलिक अधिकार लिया गया है। उसके बाद संविधान की सर्वोच्चता ली गई है। उसके बाद से हम बात करें तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में अमेरिका से लिया गया है। रसिया की बात करें तो मौलिक कर्तव्य लिया गया है। और कनाडा की बात करें तो संघ और राज्यों के बीच के संबंध, संघात्मक की विशेषताएं और राज्यपाल की नियुक्तियां कनाडा से ली गई है। तो इस तरह से हमारे संविधान में विभिन्न देशों का मिश्रण लिया गया है। अगले बात करें तो राज्यसभा के प्रतिनिधित्व के बारे में संविधान के किस अनुसूची में दिया गया हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, राज्यसभा का प्रतिनिधित्व के बारे में जो दिया हुआ है वो हमारे चौथे अनुसूची में दिया हुआ है। अनुसूचियों की संख्या टोटल कितनी है? 12। एक 8वीं अनुसूची है, ध्यान रखिएगा 8वीं अनुसूची राजभाषा से संबंधित है, इसमें भाषाएँ दी हुई हैं। अब भाषाओं की संख्या टोटल कितनी है? इसमें 22 है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 12 अनुसूचियाँ हैं। चौथे अनुसूची में राजभाषा के बारे में दिया गया है। 8वीं अनुसूची में चौथे अनुसूची में राज्यसभा के बारे में दिया हुआ है। 8वीं अनुसूची में राजभाषा के बारे में दिया हुआ है। एक 7वीं अनुसूची भी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि याद रखिएगा। 7वीं अनुसूची में दिया गया संघ और राज्यों के बीच में चीज़ों का बंटवारा जो हुआ उसके बारे में दिया। जैसे कि इसमें 3 अनुसूची भी दिया हुआ है। एक संघ हो गया, संघ सूची, एक हो गया राज्य सूची, एक हो गया आपका समवर्ती सूची। इसके बारे में डिटेल में हम पीछे बात करेंगे, आगे बात करेंगे। जिसके अभी जान लेते हैं बस इतना कि संघ सूची वो है जिस पे केंद्र सरकार कानून बनाती है, जबकि राज्य सूची वो है जिस पे राज्य सरकार कानून बनाती है। और समवर्ती सूची वो सूची है जिस पे दोनों कानून बनाते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें केंद्र सरकार की सर्वोच्चता रहती है। मतलब कि अगर राज्य सरकार कोई कानून बनाई है उसी पर केंद्र सरकार कानून बना दे तो राज्य सरकार के कानून स्वतः ही समाप्त हो जाता है और केंद्र सरकार के कानून लागू हो जाते हैं। पहले इसमें ध्यान रखिएगा, राज्य संघ सूची में 97 विषय थे, लेकिन अब इस समय 100 हो गए हैं। कितने हो गए? 100। और राज्य सूची में पहले थे 66 विषय जो अब 61 हो गए हैं। ठीक है। और समवर्ती सूची की बात करें तो पहले इसमें 47 विषय थे, बाद में इसमें 52 विषय हो गए। तो याद रखिएगा 100, 61 और 52 ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अगले बात करें तो राज्य सूची में विषयों की संख्या कितने हैं? तो अभी हम आपको बताए हैं कि पहले इसमें 66 विषय थे, लेकिन बाद में इसमें कितने हो गए? 61। इस तरह से संघ सूची की बात करें तो संघ सूची में पहले 97 थे जो अब 100 हो चुके हैं। आज समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची में पहले थे 47 विषय जो अब कितने हो गए? 52। तो सारी बातें इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। एक विशेष सूची भी बना है। विशेष सूची वे सब चीज़ें हैं जिसमें जो इन सब में नहीं दिया होगा उन सब चीज़ों को उठाकर विशेष सूची में डाल दिया गया। अब विशेष सूची जो होता है केंद्र सरकार के अधीन कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? देखिए मूल कर्तव्यों की संख्या जो है आपका 11 है। यहाँ पे मूल कर्तव्यों की बात करें तो इनकी संख्या 11 है। अब मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए? तो याद रखिएगा रसिया से लिए गए, जो अभी आपको हम बताए हैं। ठीक है। अब मूल कर्तव्य लागू किस समिति के अनुशंसा पे हुए थे? तो याद रखिएगा सरदार स्वर्ण सिंह के समिति के अनुशंसा पे लागू किया गया था। कब लागू किया था? तो याद रखिएगा 42वां संशोधन 1976 में लागू किया था। आज संविधान के चौथे भाग में है। इसी मूल कर्तव्य में एक 11 नंबर का पार्ट है, ये ध्यान रखिएगा। उसमें दिया गया है कि 86वें संशोधन के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को माता पिता के द्वारा अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है केशवानंद भारती केस कब हुआ था? तो यानी कि 1973 में हुआ था। ये प्रस्तावना से संबंधित है, प्रस्तावना। इसी केस के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि प्रस्तावना में संशोधन संविधान संसद के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे में अंतर नहीं, मतलब परिवर्तन नहीं होना चाहिए, मतलब उसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं। एक तरह से एक ध्यान रखिएगा, मूल ढांचे का जो सिद्धांत है वो केशवानंद भारती के केस में ही दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, मूल ढांचे का सिद्धांत जो है केशवानंद भारती केस में ही दिया गया था। कब हुआ था? 1973 में। यह प्रस्तावना से संबंधित है। अगला बात करें 26 नवंबर 1949 को कितने अनुच्छेद लागू हुए थे? तो ध्यान रखिएगा 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू हुए थे। अब बाकी बचा हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। तो कौन कौन से अनुच्छेद है? तो याद रखिएगा 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393। ये सारे अनुच्छेद 15 अनुच्छेद जो है 26 नवंबर 1949 को लागू हुए थे। बाकी बचे अनुच्छेद क्या हुआ था आपका? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, जीएसटी कौन सा संविधान संशोधन है? तैयार रखिए 101 संविधान संशोधन के अंतर्गत जीएसटी को लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन है सरकारी आयोग किस संदर्भ में बनाया गया था? तो ध्यान रखिएगा, सरकारी आयोग राज्य और केंद्र के संबंधों के तौर पे बनाए गए थे, इनके संबंधों का निपटारा करने के तौर पे बनाया गया था। अब सरकारी आयोग में देखिएगा 247 इन्होंने सुझाव दिए थे, जिनमें 180 सुझाव को लागू किया गया। एक पूर्व न्यायाधीश थे जिनके अंडर में सरकारी आयोग बनाया गया था। अब इन्होंने 247 दिए थे, 180 लागू किया गया था। तो एक माना जाता है कि इन्होंने केंद्र और राज्यों के संबंध में बहुत तरह के सुधार इन्होंने लाए थे। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। तो ध्यान रखिए, इसमें गलत ऑप्शन दिया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट है कि याद रखिएगा। अब देखिए, इस मिनी संविधान या संविधान संशोधन में कई तरह के परिवर्तन किए गए। जैसे कि एक सबसे इम्पोर्टेंट परिवर्तन जो किया गया था, प्रस्तावना में संशोधन किया गया। याद रखिएगा, प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है, वो भी 42वें संशोधन 1976 के अंतर्गत। तो प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया था, जिसमें 3 चीज़ें जोड़ी गई थी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता। ये 3 शब्दों को जोड़ा गया था संविधान में, प्रस्तावना में। इसी के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों की सर्वोच्चता दी गई थी। 10 मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था। तो ये सारी बातें ये 42वें संशोधन 1976 के अंतर्गत हुआ था। इसको मिनी संविधान के अंतर्गत जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है संविधान को पहला संशोधन कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 1951 में संविधान में पहला संशोधन हुआ था। इसी 1951 में ही पहले संशोधन के दौरान ही 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी संविधान में। याद रखिएगा, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, जो वर्तमान में 12 हो गई हैं। 9वीं अनुसूची पहले जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची याद रखिएगा 1952 संशोधन 1985 में जोड़ी गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, 11 की बात करें तो 1993 जोड़ी गई थी, और 12 भी 1993 में ही जोड़ी गई थी। ये 73वां था, 74वां संशोधन था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जुड़वा बहन के नाम से लोक लेखा समिति को जाना जाता है। अब लोक लेखा समिति में जो सदस्यों की कुल संख्या होती है वो 22 होती है, याद रखिएगा। जिसमें 15 सदस्य जो होते हैं लोकसभा से होते हैं। किससे होते हैं? लोकसभा से होते हैं। जबकि 7 सदस्य जो होते हैं राज्यसभा से होते हैं। ये इम्पोर्टेंट रहेगा। एक बात और याद रखिएगा कि इसके जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, लेकिन 1967 के बाद से इसके अध्यक्ष के रूप में विपक्ष दल के नेता को चुना जा रहा है। तो आज भी ये प्रथा सामान्यतः चलता है। ठीक है, याद रखिएगा। जो लोक लेखा समिति है, इसका मुख्य रूप से कार्य होता है संसद के द्वारा जो व्यय किया गया उसका लोक लेखा रखना, चाहे जो कैग है जो पूरा डाटा बनाते हैं उसका भी जांच करने का इनका मुख्य रूप से कार्य रहता है।
अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ी संसदीय समिति किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिए प्राक्कलन समिति को सबसे बड़ी संसदीय समिति कहा जाता है। प्राक्कलन समिति में जो सदस्यों की कुल संख्या होती है वो 30 होती है। इनकी जो अवधि होती है 1 वर्ष होती है। ये भी याद रखिएगा लोक लेखा समिति का भी अवधि जो होता है 1 ही वर्ष होता है। तो इनमें टोटल जो सदस्य होते हैं वो लोकसभा के सदस्य ही होते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को इनमें नहीं लिया जाता है। याद रखिएगा कि इनके जो अध्यक्ष चुने जाते हैं और लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन अगर उपाध्यक्ष भी इनके सदस्य बने हैं तो उपाध्यक्ष को ही अध्यक्ष बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है संघ और राज्य के बीच संबंध किस भाग में दिया हुआ है? तो 11वें भाग में संघ और राज्य के संबंधों के बारे में दिया हुआ है। संघ और राज्य के संबंधों पे ही सरकारी आयोग बैठा था, याद रखिएगा सरकारी आयोग, जो आपको पीछे बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है यूनियन ऑफ इंडिया एंड मदन गोपाल केस किस संदर्भ में बना हुआ था? तो ध्यान रखिएगा यूनियन ऑफ इंडिया और मदन गोपाल जो केस हुआ था आपका प्रस्तावना के संदर्भ में ही बनाया गया था। इसमें फैसला ये दिया गया था कि प्रस्तावना में परिवर्तन न्यायालय के अंदर नहीं किया जा सकता है। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब जो कब हुआ था ये भी याद रखिएगा, तो 1957 में ये केस हुआ था। अगला क्वेश्चन है मूल ढांचा सिद्धांत किस केस में दिया गया? तो आपको मैं पीछे बता चुका हूँ कि केशवानंद भारती केस में मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया है। केशवानंद भारती केस में कब हुआ है? 1973 में। इम्पोर्टेंट रहेगा यार। इसमें बताया गया है कि जो प्रस्तावना में परिवर्तन है वो संसद के अंतर्गत किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की बात किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ध्यान रखिएगा ये 91वें अनुच्छेद में शांति सुरक्षा की बात की गई है। यहाँ पे 48 की बात करें तो कृषि या पशुपालन के संबंधी संगठन के बारे में है। इसी में 48 के एक और भाग है क, इसमें दिया गया है कि पर्यावरण को कैसे संवर्धन किया जाए, इनका संरक्षण कैसे किया जाए तथा वन्य जीवों का संरक्षण कैसे किया जाए। ये 48 क में दिया हुआ है। ये इम्पोर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। 49 के बारे में बात करें तो अनुच्छेद 49 में दिया गया राष्ट्रीय स्मारकों और उनके महत्व के वस्तुओं को कैसे सुरक्षित रखा जाए। 50 के बारे में बात किया जाए तो दिया गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है। 51 के बारे में बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की गई है। ये ध्यान रखिएगा ये नीति निर्देशक तत्व ही हैं। 36 से 51 के बीच में है। ये कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत रत्न संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? तो ध्यान रखिएगा 18वें अनुच्छेद के तहत दिया जाता है। ठीक है, इसी अनुच्छेद में भी बताया गया है कि कोई व्यक्ति यदि देश के बाहर की उपाधि लेना चाहता है तो उसे सर्वप्रथम राष्ट्रपति से आज्ञा प्राप्त करना पड़ता है। एक ही से मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, तो याद रखिए समानता के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो याद रखिएगा 156(1) के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति करता है। 156(2) के अनुसार त्यागपत्र राज्यपाल दे सकता है और 217(1) के अनुसार उच्च न्यायालयों में होने वाले न्यायाधीशों की नियुक्ति का परामर्श राज्यपाल से किया जाएगा। इसके बारे में दिया गया है। 153 के बारे में बात किया जाए तो दिया है, इसमें ये लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। तो इस तरह से दोस्तों हमारा वीडियो का सेशन समाप्त हुआ। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।